दरम्यान याच वक्फ विधेयकाबाबत मुस्लिम अभ्यासकांचं काय मत आहे, त्यांना नेमकं काय वाटतंय याबाबत पुण्यातील कौसरबाग मशिदीतनं अभ्यासकांसोबत खास बातचीत केली आहे आमचे प्रतिनिधी राहुल कुलकर्णी यांनी। एक मोठी अशी कौसरबाग मशीद आहे, माझ्या मागेच आहे, तिथेच आपण आहोत आणि चर्चा अर्थातच तीच आहे की लोकसभेमध्ये वक्फ सुधारणा विधेयक सादर झाले आणि ते बिल सादर करत असताना किरण रिजिजू काय म्हणालेत बघा, सुधारणा आणली नसती तर यूपीएने संसदेची इमारत ही वक्फला दिली असती। आणि मग बऱ्याच गोष्टी त्यांनी सांगितल्या की सोमवारी दुपारी लोकसभेमध्ये म्हणजे आज वक्फ दुरुस्ती विधेयक 2025 सादर करण्यात आले। प्रश्नोत्तराच्या तासानंतर दुपारी केंद्रीय संसदीय कामकाज मंत्री किरण रिजिजू यांनी ते सभागृहामध्ये मांडलं आणि त्याच्यावरती आता चर्चा सुरू आहे। साधारणपणे विरोधी पक्ष आणि सत्ताधाऱ्यांसाठी 8 तासाचा वेळ राखून ठेवण्यात आला आहे। सत्ताधाऱ्यांसाठी 4 तास 40 मिनिटे एनडीएला दिलेले, त्यातले 4 तास बहुधा भाजपच बोलेल आणि चंद्रबाबू नायडू आणि तेलुगू देशम पक्ष म्हणजे त्यांचा पक्ष आणि नितीश कुमार यांचा जनता दल ह्या पक्षाने सुद्धा त्यांना पाठिंबा दिला आहे। तर हे त्यांच्या बाजूनं का गेले तर मुख्यत्वे 3 गोष्टी त्यांच्या स्वतःच्या आक्षेपाच्या होत्या। एक, जिल्हाधिकाऱ्यांच्या मार्फत शेवटचा जो निवाडा होणार होता त्याच्यापेक्षा पुढची यंत्रणा असावी, ते बहुधा मान्य केलं आहे। गैरमुस्लिम ह्यांना जे वक्फ बोर्डावरती स्थान देण्यात येणार होतं ते नाही आहे असं त्यांचं मत आहे। आणखी पूर्ण बिल मी वाचलेलं नाही आहे। आणि तिसरं आहे ते रिट्रोस्पेक्टिव्हली हे बिल म्हणजे पूर्वलक्षी प्रभावानं ते लागू होणार नाही आहे। तर ह्या गोष्टी मान्य झाल्यामुळं आता काय आहे वक्फ दुरुस्ती विधेयक, तर 1950च्या दशकात वक्फ मालमत्तेची देखभाल करण्यासाठी कायदेशीर संस्था निर्माण करण्याची गरज भासू लागली। त्यासाठी 1954मध्ये वक्फ कायदा आला। 1 वर्षानंतर म्हणजे 1955मध्ये कायदा बदलून प्रत्येक राज्यात वक्फ बोर्डाची स्थापना झाली वगैरे वगैरे। आता संसदेचा तर तुम्हाला आकड्यांचा सध्याचं जे तौलानिक आहे ते तुम्हाला माहिती आहे की साधारणपणे 290चं संख्याबळ सत्ताधाऱ्याकडे आहे आणि राज्यसभेमध्ये सुद्धा उद्याच ते बिल येणार आहे, ते पास होण्याची दाट शक्यता मला दिसते। तर अशा वेळेला आज सकाळपासून आपण मौलानांशी बोललो, ह्या मुस्लिम समुदायातले जे ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डचे मेंबर आहेत त्यांच्याशी बोललो, जे आंदोलक आहेत त्यांच्याशी बोलत। पण ही जरा थोडीशी मला वेगळी आणि स्वतःचा काहीतरी वेगळा मतप्रवाह असलेली मंडळी आहे। तर आता एक थोडंसं वेगळ्या याच्यापासून सुरुवात करतो। तुम्ही इन्कम टॅक्सला होते, आप थे इनकम। आता जेवढ्या लोकांशी मी बोललो, ठीक है, जिन लोगों से मैंने बात की सबका ये कहना है कि वक्त तो कल भी था, है ना, सबके पास प्रॉपर्टी है, लेकिन वक्फ की प्रॉपर्टी की वजह से मुसलमानों का क्या फ़ायदा हुआ है? देखिए, हाँ, ये एक बड़े मिथ्या प्रचार है कि मुसलमानों को कोई फ़ायदा नहीं हुआ। जो मुसलमान पैदा होता है वो अब काफ़ी घरों में होने लगा कि बच्चे को लेके आते हैं मस्जिद में, उसे कान में अजान दी जाती है। अगर मान लीजिए वो भी नहीं हो रहा है तो मस्जिद में नमाज़ पढ़ने आता है। मस्जिद क्या है? वक्फ है, वक्फ बाई यूज़र, जिसको ये हमारा प्रपोज अमेंडमेंट में वक्फ बाई यूज़र। अब मैं कह नहीं सकता कि अभी आज जो पेश हुआ उसके क्या प्रोविजंस हैं, इसलिए कि कुछ हाँ डिबेट इज़ गोइंग ऑन। तो लेकिन ये कि मस्जिद को निकालना चाह रहे हैं, फिर कब्रिस्तान, पुराने कब्रिस्तान। उसको मैं क्लियर कर दूं, मस्जिद को निकालने की बात नहीं हो रही है, जहाँ पे मैंने पहला भी जो बिल पढ़ा है, आप बोल दीजिए। हाँ। तो मस्जिद वक्फ है, कब्रिस्तान वक्फ है, दरगाहें वक्फ हैं, और जहाँ से भी जो भी रिलीजियस काम होता हो उसकी डेफिनेशन बिल्कुल क्लियर है वक्फ एक्ट में। जो डेफिनेशन है जिसको अमेंड करना चाह रहे हैं जिस एक्ट को, इनफैक्ट इस एक्ट को इम्प्लीमेंट ही नहीं किया गया। सबसे बड़ी हमारी ग्रीवांस ये है कि आपने इस एक्ट को इम्प्लीमेंट नहीं किया। मेरे पास तो पूरी तरह से नहीं किया, आधा अधूरा किया है। आधा अधूरा आप ये ऐसा कि मैं कुछ चीज़ें आपको बताऊं तो आपको हाँ वो होगा कि सुप्रीम कोर्ट के सामने एक एफिडेविट पेश हुआ। मेरे एक दोस्त हैं वकील साहब, उनका केस है कि साहब सर्वे क्यों नहीं हो रहा, सर्वे सेक्शन 4 में सर्वे वक्फ प्रॉपर्टीज़ का सर्वे क्यों नहीं हो रहा। नहीं किया गया, किसी भी स्टेट में नहीं हुआ। पहले हुआ था 30 साल पहले, 20 साल पहले, जबकि इसके हिसाब से अभी तक कम से कम 2 सर्वे हो जाना चाहिए था। अब सर्वे आपने नहीं किया तो आप जिम्मेदार हैं। सेक्शन 4 में कहीं वक्फ एक्ट का जिक्र नहीं है। सिर्फ जो कमिश्नर होगा, सर्वे कमिश्नर अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट, तो मुसलमानों से उसका कोई ताल्लुक नहीं है। ना ही उसमें ये शर्त है कि वो मुसलमान होना चाहिए, जो और चीज़ों में शर्त है वहाँ नहीं है। अभी जो संसद में रिपोर्ट आया है, जो अभी डिबेट में आया था, तो लगभग 115% पिछले 20 साल में वक्फ की प्रॉपर्टी बढ़ी है, जबकि डिफेंस अगर कंपेयर किया जाए तो सिर्फ 15% बढ़ी है, 115% बढ़ी एक। और गवर्नमेंट ये कह रही है कि आप भाई इसको हिंदू मुसलमान के तौर पे आप क्यों देख रहे हो। हम तो ये चाहते हैं कि जो मुसलमान, जो पसमानदा मुसलमान हैं, उनके लिए कुछ ना कुछ मिले,
जो है, आप देखिए महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं, मुंबई में आपको पता है वक्फ की प्रॉपर्टी किसने ली है ना, संभाजीनगर में बताइए, पुणे में मुझे पता नहीं है, जालना में वही स्थिति बनी है, नांदेड़ में वही बनी है, सोलापुर में जो वक्फ की प्रॉपर्टी वो आपके पास है ही नहीं। वो मैं पूरा ये पढ़ा हुआ है मेरा। देखिए, एक तो मैं पहले क्लियर कर दूं कि पसमाना ये जानबूझ के लफ्ज लाया जा रहा है, जैसे लेडीज का झूठा लाया जा रहा है। लेडीज का पहले से प्रोविजन है इसमें, है उसमें। हमारे मंत्री साहब झूठ बोल रहे हैं, आई एम सॉरी टू से, इज लाइंग। और आज भी शायद उन्होंने वही चीज रिपीट। अपने ऑडियंस को बता दूं, ये जो साहब कह रहे हैं कि जब मुस्लिम महिलाओं को प्रतिनिधित्व देने की बात आज संसद में हो रही है और ये कहा जा रहा है कि मुस्लिम महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन वहां नहीं है जबकि होना चाहिए, तो इनका कहना है कि जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड मतलब आपका जो एक्ट है उसमें है। ये आप साहब मुझे बता दीजिए, मैं जब तक सर से बात करता हूँ। सर नहीं, एक मिनट, हाँ सर बोलिए, आपका परिचय भी करवा दीजिए और आपका स्टैंड क्या है उसमें। मेरा नाम मोहम्मद सलीम है, मैं यहाँ का सोसाइटी के चेयरमैन हूँ और इन द कैपेसिटी ऑफ दिस चेयरमैन आई एम स्पीकिंग यू नाउ। So far this matter is concerned, अभी खान साहब तो बता रहे हैं, if something is remaining then I talk to about that. Fine. Okay, let him complete his statement. लेकिन जो मैं कॉमन बात करते हैं कि औकाफ की जो प्रॉपर्टी है, यहाँ आजू बाजू में भी मैं लोगों से बात कर रहा था, कोई प्रॉपर्टी किसी इंडिविजुअल के पास है, उनको 1 लाख रुपए का रेंट मिल रहा है, लेकिन औकाफ को कितने जा रहे हैं, 500-600 रुपए जा रहे हैं। ये हर जगह पे है, ऐसा लोगों की मान्यता है। मैंने पूरा स्टडी नहीं किया उसमें, जब तो वो ढूंढ लेते हैं। हाँ, मैं अगर इस सिलसिले में कुछ कहूँ, खान साहब आप जानते हैं कि औकाफ के अंदर या अदरवाइज जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन लेवल के ऊपर जो काम होता है, जो वक्फ की प्रॉपर्टी जो लेकर बैठे हैं, उन्होंने उसका मिसयूज किया है और मिसयूज अगर किया है तो गवर्नमेंट हमको इस सिलसिले में कोई साथ देती नहीं है। बताओ कि उनके लोग रहते हैं, उनके एजेंट रहते हैं, बताओ उनके साथ में रह के बताओ दे वांट टू जस्ट एस्केप दिस मैटर दैट। तो हम लोग फिर बताओ हमारे लिए प्रॉब्लम होता है कि बताए वे टू गेट द जस्टिस। लेकिन गवर्नमेंट जो कह रही है उसमें तथ्य है ही नहीं है। नहीं करते हैं, बिल्कुल नहीं करते हैं। तथ्य है कि नहीं है? क्या तथ्य है? मतलब गवर्नमेंट भी इसमें। अच्छा, मैं बता दूं कि ये जो अमेंडमेंट इन्होंने मुझे दिखाया वो सही है। इसमें लिखा है प्रोवाइडेड फर्दर दैट एटलीस्ट 2 मेंबर्स अपॉइंटेड ऑन द बोर्ड शैल बी वुमेन। तो अभी जो संसद में कहा जा रहा है वो सही नहीं है अकॉर्डिंग टू 1995 एक्ट, क्योंकि अभी उन्होंने मुझे दिखाया। जो साहब को मैंने सवाल पूछा था वही है। औकाफ की प्रॉपर्टी मैंने नाम भी गिना है, आपको भी पता है तो प्रॉपर्टी, लेकिन जिसके पास है वही उसके मालिक बने बैठे हैं, ये तो मानना पड़ेगा ना। मैं देखिए आपको बताऊं कि मैं तकरीबन मुझे 10 साल हो गए इस काम में, रिटायर हुए 15 साल हो गए। बहुत कोशिश करने के बावजूद मैं और वो सलीमुल्लाह साहब उधर बैठे हैं, हमारे साथ क्या है कि वी आर ट्रीटेड एज आउटसाइडर्स। आउटसाइडर्स, हाँ, नहीं, नॉट द कम्युनिटी, बाय वक्फ बोर्ड, बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट को कितनी चिट्ठियां मैं आपको निकाल के दूं जिसमें मैं लिखता रहा हूं कि भाई बहुत गड़बड़ हो रही है, आप उसे क्यों ठीक नहीं करते। एक तो सर्वे का प्रोविजन आपको बताया, एक प्रोविजन और बहुत अच्छा है कि हर साल गवर्नमेंट को एनुअल रिपोर्ट जाएगी औकाफ की। खाली ये रिपोर्ट नहीं कि इतने इतने औकाफ हैं, कहाँ पे कितनी इनकम है, क्या है, कहाँ पे क्या परेशानी आ रही है, कहाँ पे क्या डेवलपमेंट है, डिटेल रिपोर्ट। और वो रिपोर्ट गवर्नमेंट को सदन में रखना चाहिए, यानी असेंबली में रखना चाहिए, हाउसेज में। उसका बिल्कुल इम्प्लीमेंटेशन शुरू से नहीं हुआ। So, आप ये कह रहे हो कि जो बीजेपी डिस्पेंसेशन अभी ला रहा है वो रिलीजियस बेसिस पे है, आप चेंजेस चाहते हैं लेकिन वो रिलीजियस बेसिस पे आपको दिख रहे हैं। एक अगर यूनिफॉर्म एंडाउमेंट एक्ट फॉर ऑल रिलीजन, हाँ, फॉर ऑल रिलीजन, मैंने उसको बनाया भी, हमारे जज साहब हैं यहाँ पे, बड़ी मेहनत करके उन्होंने बनाया। तो यूनिफॉर्म एंडाउमेंट मंगा सकते हैं, अभी हम लोग बात करेंगे उसी के ऊपर। हाँ, मैं आखिरी आपसे एक सवाल लेता हूँ। आप जो मुद्दा है वो आप कह रहे हो कि अमेंडमेंट चाहिए लेकिन रिलीजियस बेसिस पे नहीं चाहिए। मुझे लगता है कि शायद नरेंद्र मोदी से आपको तकलीफ है। आपको ऐसा लग रहा है कि नरेंद्र मोदी तकलीफ है, हमको ऐसा नहीं है प्रॉब्लम मतलब किसी से भी। इफ दे आर फेयर इनफ टू अंडरस्टैंड दिस थिंग, जो भी कुछ हो रहा है अभी आप बता रहे हैं कि ये लॉ हमारे लिए बेनिफिशियल है, हमारी औरतों के लिए बेनिफिशियल है, तो मैंने वही तो आपसे कहा कि बताओ ये एंटेलिया का पहले एग्जाम्पल सेट करो, वक्फ बोर्ड के अंदर वक्फ की प्रॉपर्टी जाने दो, तो वी कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। करेक्ट। तो अभी तो हम नहीं, आपने बताओ कि आप क्या कर रहे हैं, लॉ चेंज करना चाहते हैं, लॉ चेंज करने के बाद में बताओ कि हमारे पास में उसका हाउ इट इज गोइंग टू बेनिफिशियल टू द कम्युनिटी देयर। सो डू यू हैव एनी नेम्स दोज हैव बीन स्टोलन द प्रॉपर्टी? देयर आर मेनी नेम, बताओ कि कितने लोगों ने लिया है। अभी इफ यू वांट टू हैव द रिकॉर्ड फ्रॉम द पीपल दैट ऑफ कोर्स दैट विल बी प्रोवाइडेड एट द टाइम। अभी तो मैं आपके सामने तो पूरा ये जो ग्लेरिंग एग्जांपल वो आपके सामने पेश किया हूं मैं आपको। मैंने ना ये दो साहब को बहुत ज़्यादा इसलिए तवज्जो दिया क्योंकि मुझे लगता है कि मुस्लिम समुदाय की जो इंटेलेक्चुअल क्लास हैं, जो अच्छी तरीके से सोचते हैं, जिनके पास एक्ट भी हैं और जिन्होंने अमेंडमेंट भी किए हैं, तो ऐसे 2 रिप्रेजेंटेटिव मैंने जानबूझ के इस परिषद में दी। बाकी जो हमारे साथी हैं वो भी
समाज का बहुत इंपॉर्टेंट तबका है। तो साहब ये आपका नाम ले रहे थे, बताइए। जी, मेरा नाम सलीमुल्ला है। हाँ। हम महाराष्ट्र में वक्फ लिबरेशन एंड प्रोटेक्शन टास्क फोर्स के जानिब से अच्छा, ये 10 साल से ऐसा लिबरेशन टास्क भी बना है? जी जी, हाँ। 10 साल से हम काम कर रहे हैं। उसमें खान साहब हमारे चीफ एडवाइज़र है। आज ये अमेंडमेंट आ रहा, सबसे इम्पोर्टेंट है कि दुनिया भर के प्रॉब्लम छोड़ के एम्प्लॉयमेंट, बिजनेस, तो ये तो अच्छी बात है। देखिए, नहीं, आपको तवज्जो दिया गया, ये अच्छी बात है। नहीं, तवज्जो 95 का एक्ट मौजूद रहते हुए उसको इम्प्लीमेंट प्रॉपर तरीके से नहीं किया। तो अभी करना चाहती है गवर्नमेंट? 95 एक्ट ही इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। हाँ, वो तो कहा उन्होंने, प्रॉपर हुआ नहीं। और उसके साथ में आज नया अमेंडमेंट लाना चाहती है। अमेंडमेंट में जो मुद्दे उन्होंने रखे हुए, सबसे पहले सेक्शन 40 ऑलरेडी जो है डिसीजन, हाँ, सेक्शन 40 जो है कि डिक्लेरेशन ऑफ द वक्फ, तो वो ऑलरेडी इसमें 95 एक्ट में है। उसमें जो प्रोविजन क्या है, जब तक कलेक्टर आपको रेवेन्यू रिकॉर्ड पे वक्फ डिक्लेयर नहीं करता, जब तक वो नहीं होता, जब तक वक्फ नहीं करता है। नहीं, लेकिन गवर्नमेंट कह रही कि आप जब भी सामने आते हो ये बोलते कि फलाना प्रॉपर्टी हमारी प्रॉपर्टी है, ये वक्फ प्रॉपर्टी है, फिर उसमें कोई चांस ही नहीं रहता है। नहीं, ये बात सरासर झूठ है, गलतफहमी फैलाई गई है। रेवेन्यू रिकॉर्ड पे जब तक इनाम वर्ग 3 नहीं आता, इनाम वर्ग नहीं आता, जब तक 2 या 3 या तो वक्फ बाय यूजर आता, बहुत सारी क्लॉजेस है उसके अंदर। तो वो रेवेन्यू रिकॉर्ड जब तक क्लियर नहीं दिखता, जब तक वक्फ बोर्ड उसको वक्फ डिक्लेयर नहीं करता। नहीं, लेकिन अभी जो अमेंडमेंट आई है, अमेंडमेंट में 5-6 मुद्दे जो है इंपॉर्टेंट, सबसे पहले लिमिटेशन एक्ट, अभी हिंदू इंडोमेंट एक्ट जो भी है, सरदार जी गुरुद्वारा प्रबंधक एक्ट, क्रिश्चियनों का है, हर रिलीजन में किधर भी लिमिटेशन एक्ट नहीं है, क्योंकि वो प्रॉपर्टी बिलोंग्स टू द गॉड। जब गॉड को वो प्रॉपर्टी बिलोंग्स टू, किसी ने पोजीशन किया, 12 साल पोजीशन किया, तो सिविल में जो जिसकी प्राइवेट प्रॉपर्टी थी उसको ताबेदार करके उसको दिया जाता है। लेकिन तुम देवस्थान की प्रॉपर्टी जिसका मालिक गॉड है, वो नहीं ले सकते, वो नहीं ले सकते, उसको वो इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। वो इसलिए कर रहे हैं ताकि उस प्रॉपर्टी का समाज के लिए कुछ इस्तेमाल किया जाए। उससे बेहतर है कि उससे इनक्लोजर निकाल के जो तुम्हारे पास लॉ है, राइट्स है, सब कुछ है, उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे आप। फिर उसमें तो लिटिगेशन बनेगी, उसमें फिर राइट्स भी हो सकते हैं कई जगह पे। राइट्स क्यों होंगे? जब कानून से चलना है तो राइट्स क्यों होंगे? कानून से जब चलेंगे तो राइट्स होने का सवाल ही नहीं। आज मैं पुणे की बात बताता हूँ। पुणे के अंदर 26,783 एकड़ 7.5 गुंठा इनाम लैंड है। 26,783 एकड़ 7.5 गुंठा। ये औकाफ की प्रॉपर्टी? ये रेवेन्यू रिकॉर्ड बोलता है, मैं नहीं बोलता। और हमारे पास पुणे सिटी की, पुणे डिस्ट्रिक्ट की, ओके, उसमें से 3 तहसील छोड़ना है। कौन से 3 तहसील छोड़ने? क्योंकि ये अच्छा एग्जाम्पल दे रहे हैं आप। वेला छोड़ना, बोर और मुलसी, क्योंकि वहाँ सरंजाम सही थी। तो ये 3 छोड़ के भी आप कह रहे कि 26,000 एकड़, जब 26,783 एकड़, इसका पूरा डेटा हमने मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी। तो अब मैं आपको 2 सवाल पूछता हूँ, जो संसद में भी उसकी चर्चा हो रही है। अगर इतनी बड़ी लैंड है तो क्या पूरी औकाफ के पास है? एक, हाँ। और अगर इतनी बड़ी लैंड है तो ये जो हम जैसे कॉमन भाई साहब है, क्या उनके घर में इसका कोई फायदा पहुंच रहा है, नहीं पहुंच रहा है? देखिए, इतनी ये लैंड जो है, लैंड रेवेन्यू रिकॉर्ड वालों ने जिस तरीके से उसको दबा के रखा हुआ है, क्योंकि उसको पोजीशन दूसरे के पास रखा हुआ है, उसको क्लेरिफिकेशन देते नहीं है। और 1930 में जब 7/12 का कॉन्सेप्ट आया, उस कॉन्सेप्ट ने क्या हुआ, जिस वक्त मैनेजर रखा गए थे उस ज़माने में, जिसको मुतवली कहा जाता है, उसी के नाम 7/12 पे चढ़ गए। 7/12 पे चढ़ने के बाद उन लोगों ने, जो मुतवली थे, उन लोगों ने उसका ट्रांजेक्शन किया, इनलीगली ट्रांजेक्शन किया। एग्जाम्पल है हमारे पास। बताइए साहब, आपका कुछ कहना है उसमें? बैठ के बताइए, आराम से बैठिए। मेरा नाम शेख अब्बास अमीर हमजा है। एक मस्जिद 1643 से बनी हुई है, 1653 से पहले मस्जिद रिकॉर्ड को है, और जब से आज तक आबाद है। पाँच टाइम की नमाज होती है, ईदैन की नमाज होती है, कभी वीरान नहीं हुई वो मस्जिद। और मैं 13 साल से उसके लिए वक्फ बोर्ड के चक्कर खा रहा हूँ, उसको रजिस्ट्रेशन करो, तो वक्फ बोर्ड नहीं मानती उसको। हम 40 की कार्रवाई करेंगे, हम 36 की करेंगे, हम आके देखेंगे, हम उसको सो के देखेंगे, हम बैठ के देखेंगे, बस ये चल रहा है। 13 साल से मैं चक्कर खा रहा हूँ। मतलब तो प्रॉब्लम है ना। सुनो ना, आप एक मिसाल है, आम अगर खट्टा है तो उसको काट कर खाओ कि चूस कर खाओ, कड़वा अच्छे हो। कानून कोई भी आए, ज़मीनी हकीकत तो उसको अमल नहीं हो रहा। 13 साल की मेरे जद्दोजहद के बाद आज तक मस्जिद रजिस्ट्रेशन नहीं हो रही। और 1653 से पहले मस्जिद तामीर भी है और आबाद है, नमाज हो रही है उसमें।
आपको बताइए मसला क्या? बिल्कुल मालूम क्या है, एक अच्छा। सिंगल लाइन बता दीजिए इसमें, क्योंकि मैं मेरे ज़्यादा समझ में नहीं आया। जी प्रॉब्लम कहाँ है बताइए। प्रॉब्लम ये है कि वहाँ कुछ लोगों ने अननेसेसरी वक्फ बोर्ड के अंदर ऑब्जेक्शन डाल दिए, जो मुस्लिम ही है, जो मुस्लिम है उनका सेल्फ इंटरेस्ट है। ऐसे कुछ बहुत सारे लोग हैं, Not और only- बहुत जगह पे हैं। बहुत जगह पे। ठीक। तो वो उसकी वजह चलिए से मुझे पता चल गया। और क्या कह रहे थे? तो जबकि उसका रिकॉर्ड को है, रीनो रिकॉर्ड को, मस्जिद दरगाह मस्जिद रिकॉर्ड को है, और उसका एलियार भी है, उसकी सनद भी है, उसका ब्रिटिश के तरफ ठीक से है, वो तो हो गया, लेकिन जी। अभी जो अब ये है हाँ। तो ये कानून बनने से और न बनने से क्या फायदा होगा? 13 साल तक इन्होंने कुछ नहीं करे, ये नया कानून आएगा फिर ये ऐसे कचरे के पेटी में बढ़ा रहेगा, कुछ इस पर अमल नहीं होगा। अगर ये 1955 का जो कानून अगर अच्छे तरीके से लागू करते तो मैं नहीं समझता कोई नए कानून की तो जरूरत अभी है। लाना चाहिए कि नहीं लाना चाहिए? पहले वो जो है 1955 को तो क्लियर करो ना। चलिए भाई साहब बताइए, सिंगल लाइन कुछ बताना है आपको। हाँ बताइए, आखिरी हो गए मेरे को, 3 ही मिनट बच गए। अभी ये जो बताया हमारे खान साहब ने कि 1995 का जो एक्ट है वही सही से इम्प्लीमेंट हो नहीं पा रहा है गवर्नमेंट से। चलिए तो मैं मानता हूँ कि अगर वो सही नहीं हुआ, साहब भी बता रहे हैं, तो उसमें कुछ चेंजेस लाए हैं और चेंजेस लाने की वजह से कुछ नया हो रहा है, तो उसको करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? नहीं, पहला पुराना लॉ के इम्प्लीमेंट करके हमको वो दिखाना पड़ेगा ना मुसलमानों को, क्या भाई ये इम्प्लीमेंट हो रहा है, गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है कम्युनिटी को। नया लाने के बाद में क्या इम्प्लीमेंट करेंगे और उससे फायदा क्या होगा? तो क्यों ला रही है गवर्नमेंट नया? पता नहीं अभी हमको क्यों ला रही है। अभी उनका कुछ अपना इंटरेस्ट है, जैसे कि जैसा कि कुछ हो सकता है, ये हम क्या बता सकते क्या आपको लगता है ये ट्रस्ट डिफिसिट है? थोड़ा सा ट्रस्ट नहीं है जो गवर्नमेंट कर रही है उसके ऊपर ट्रस्ट। Yes. Single line बता दीजिए। सिंगल लाइन में तो सब बताना बहुत प्रॉब्लम है। आप जैसे बता रहे हैं कि हम अगेन एंड अगेन है, यू वांट टू टेल यू दैट कि जो लोगों ने वक्त की प्रॉपर्टी ग्रैब किया है, जो लोगों ने इलीगल काम किया है, उसको गवर्नमेंट जब तक रिमूव नहीं करेंगी, हम लोग का ट्रस्ट, किसी मुस्लिम का ट्रस्ट आप पे ट्रस्ट आ ही नहीं ठीक, सकता। ये तो ये बात सही होगी आपकी। बताइए सर, मेरे दो ही नहीं, मैं इनसे आप बताइए आपका क्या मतलब, इसके ऊपर आपका क्या मत है? जो लॉ है ना बस उसी पे रहना चाहिए, नया लाने की जरूरत नहीं है। अगर नया लाना चाहता है सरकार तो उसमें ऑब्जेक्शन नुकसान आते और ये पहले के इसमें जितने नुकसान आते और कितने नुकसान होगा तो हमको क्या है? कैसे कैसे नुकसान होंगे? वो बता रहे ना, मिसाल दे के बता रहे कि जो ना 13 साल से चक्कर काट रहे अभी तक के, जो ना उसका कुछ भी नहीं हुआ। मैं आपको बस एक ही मिनट रह गया। हाँ, एक चीज़ बता दूँ, ये इन्होंने जो नया कानून ला रहे हैं इसमें कहते हैं इनक्रोचर की सज़ा कम होगी, उसका ऑफेंस नॉन कॉग्निजेबल होगा। क्या मतलब है? पहले कॉग्निजेबल था। व्हाट डू यू वांट? इट शुड बी कॉग्निजेबल। हाँ, इट शुड बी मैक्सिमम पनिशमेंट होना चाहिए इनक्रोचर को। आज मंत्री जी खड़े होकर पार्लियामेंट में सुना रहे हैं कि साहब ये प्रॉपर्टी, ये पार्लियामेंट में भी क्लेम है, यहाँ पे भी क्लेम है। अरे भाई, मुसलमान बादशाह थे वहाँ पे, जमींदार थे, राजा थे, उन्होंने जो है वो जो प्रॉपर्टी अगर वक्फ कर दी या यूज़र होता रहा, अब अंग्रेज आए, उन्होंने वहाँ पार्लियामेंट बना दी, वहाँ कुछ कर दिया, लेकिन अगर रिकॉर्ड पॉइंट क्या है? मतलब आप कह रहे हो कि ज्यादा से ज्यादा सजा होनी चाहिए? नहीं, ज़्यादा सज़ा होना चाहिए और इस एक्ट को इम्प्लीमेंट होना चाहिए। ठीक। ये मैं एक लेटर आपको दिखा दूँ अगर आप इंटरेस्टेड हाँ, हो। बताइए। ये मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स का लेटर है 2022 का। 2022 का, हाँ। 2022 का, जिसमें उन्होंने लिखा है वेरियस वक्फ प्रॉपर्टीज हैव बीन इलीगली सोल्ड इन कल्यूजन विद द ऑफिशियल्स ऑफ रेवेन्यू डिपार्टमेंट। That's what government is also saying. नहीं तो गवर्नमेंट तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट कलेक्टर को दे रही है, तो कलेक्टर कौन सा अपना रेवेन्यू वाले ये पॉइंट करेगा? वैलिड है। आप कह रहे हैं कि जिसके हाथ में दी है वही शायद उसका मालिक बन जाएगा। आखिरी पॉइंट है, बताइए। हमारी बात थी कि वक़्फ़ के तरफ से मुसलमानों को फायदा होने वाला है। बीजेपी सरकार बोल रही, जो गवर्नमेंट बराबर ना, गवर्नमेंट बोल रही, गवर्नमेंट ने इतना इंसानियत कब जागी हो गई अरे उनके अंदर? आपके ऊपर प्यार है उनका भाई। नहीं, प्यार ये प्यार नहीं है, प्रहार है हमारे पे। ये हमारे को हिंदुस्तान से वंचित करने का एक बहुत बड़ा उनका साजिश है। जैसे? क्योंकि देखो कैसा होता है कि ये सोच रहे कि जो गरीब तबका है मुसलमान का, ये इतने दिनों से क्यों नहीं दिखा? देश हिंदुस्तान आजाद हुआ जब से अभी तक क्यों नहीं दिखा? ये आज क्यों इनको इतनी आज दिखा इसलिए तो कर नहीं 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 नहीं, इसके पीछे बहुत बड़ा मोटिवेशन है। तुम अंबानी को देखो, अडानी को देखो, उसके बाद में तुम्हारे को बोलता जब देश आजाद हुआ उसके बाद में आपातकालीन घटना घटे, जब आपातकालीन घटना घटे, जब ये अल्लाह के लिए वक़्फ़ की हुई जगह ही लोगों के लिए काम आई, जिसके अंदर उदाहरणार्थ अगर लेंगे तुम तो पूना के अंदर जब पूर आया 5-6 धरन फुटा तो सबसे ज़्यादा जगह यूज़ की गई पूरग्रस्तों के लिए, तो ये वक़्फ़ की जगह यूज़ की गई। उसके बाद में अभी जो इनका प्लान है, ये वक़्फ़ की जगह के अंदर जब एंक्रोचमेंट हुआ, अतिक्रमण हुआ है, ये अतिक्रमण को उन लोग क्या करेंगे? लीगल करेंगे कि अरे ये सरकारी काम कर। अभी इसके अंदर वक्फ बिल जो चेंज कर रहे हैं, इसके अंदर क्या लेकर रहे कि
जो मुसलमान नहीं है, समझो हिंदू है, क्रिश्चियन है, कोई भी अदर कास्ट का है, उसको ये वक्फ के अंदर लेने का इनका एक मोटिवेशन है, जो हमको पता चला कि उसके अंदर लेने वाले गवर्नमेंट जो कह रही है, मैं बता दूं, देखिए सीए और एनआरसी जब आया तब भी इसी तरीके की चर्चा हुई थी, लेकिन किसी की सिटीजनशिप तो गई नहीं ना, तो गवर्नमेंट कह रही है ये बार बार गलत बताते हैं। गलत बात. देखो, बसल्या जागी मुस्कडीत मारेल आणि मुस्कडीत मारेल, मराठीत म्हणे. मुस्कडीत मारण्यात आलं ना, पण बसल्या जागी अस्वस्थता निर्माण केली. कारण की धार्मिक वेगळ्या वेगळ्या दृष्टिकोनातनं मुस्लिमांचा छळ कुठल्या ना कुठल्या गोष्टीमध्ये धरून त्याला टार्गेट करणं हे चुकीचं आहे. वकफ देवस्थान, सलीमभाई मुल्ला यांनी म्हटले, त्यांनी काय म्हटले की महिलांना अधिकार, जेव्हा आमच्या वकफमध्ये ऑलरेडी ते अमेंडमेंट आहे, तर आम्हाला नवीन कायदा कशाला बाबा, आमच्या धर्मात हस्तक्षेप कशाला बाबा? कशासाठी करतात मग ते त्यांचा जो एम आहे, त्यांनी सुरक्षा द्यावी आम्हाला. पहिलं प्रथम वकफ कायदा आहे, त्यामध्ये वकफ कायद्यामध्ये आम्हाला सुरक्षा देऊन त्यामध्ये वकफला मदत करावी त्यांनी. जसा आता त्या मनुष्य आमचा तो मनुष्य म्हणतो की 1642 बोलताना 1642 नंतर 53 वरती आला, 53 पासून आजपर्यंत वकफमध्ये काही लोक लिटिगेशन टाकतात, त्यामध्ये हस्तक्षेप करून भारत सरकार जेव्हा महाराष्ट्र शासन झालं, यांनी हस्तक्षेप करून तातडीने त्याला मिटवलं पाहिजे. कारण की एका वाक्यात मला सांगा, मला माहिती आहे एका वाक्यात नाही, आपल्याकडे एकच नाही, वेळ फार कमी, अर्धाच मिनिट राहिला आहे. वक्फकडे असलेली आत्ताची प्रॉपर्टी ही सरकारकडे घेऊन मुसलमानाच्या भल्यासाठी वापरावी की वापरू नये? बरोबर. हा सिंगल लाईन तुम्ही म्हटले 143% वाढले वकफ, तुमचे शब्द होते. 143% वाढले, ह्याच्यावरती तुम्ही एक दृष्टिकोन केला मोहम्मद गझनी पासून तर आतापर्यंतचा इतिहास. माझा प्रश्न ऐका की तोच प्रश्न आहे. वकफ जसं आलं, सलीम मुल्ला काही इम्प्लिमेंट झालं, यांच्यामध्ये प्रॉपर्टी यांच्याकडे जमा झाली, हे ह्यांची मुलं बाळं नाही, तर हे काय करतात की माझी जागा आहे बाबा, हे मैं अल्लाह के काम के लिए दे रहा हूं, विषय संपला. तशी ती इम्प्लिमेंट झालेली, तर ते मुस्लिम गरीब तबक्याला देणार का संपूर्ण भारतीयांना द्या? भारत हा लोकतंत्रामध्ये असणारा देश आहे, सगळ्या भारतीयांना ह्याचा, आणि ते मुस्लिम धर्मामध्ये सर्वात जास्त ह्याचं बेनिफिट व्हावं. मुस्लिम धर्माला माफ करा, माझ्याकडे फारच वेळेची कमतरता आहे, एक अर्धा सेकंद एक सेकंड. आजच्या ज्या प्रॉपर्टीज आहेत वक्फ बोर्डाच्या वक्फच्या, त्यामध्ये 70% प्रॉपर्टी हे गव्हर्नमेंटने एक्वायर केलेले आहेत आणि 20% इन्क्रोचेस आहेत. फक्त 5 ते 10% प्रॉपर्टी त्यामध्ये दर्गा, मस्जिद, कब्रस्तान, ही जी कन्स्ट्रक्शन प्रॉपर्टी तेवढीच लोकांच्या ताब्यात आहे, वक्फच्या ताब्यात आहे. बाकी सगळी एकतर सरकार किंवा खासगी लोक. सरकार. म्हणणं काय तुमचं? याचा अर्थ की 1971 मध्ये इंदिरा गांधींनी जे लेटर काढलं होतं की सगळ्या स्टेटला की जेवढ्या वक्फ प्रॉपर्टीमध्ये गव्हर्नमेंटची किंवा प्रायव्हेट लोक बसलेले आहेत त्यांच्याकडून त्या मार्केट रेटच्या प्रमाणे हे भाडं त्या संस्थेला दिलं पाहिजे. आजपर्यंत ते लागू झालेलं नाही. ठीक. मला माहिती की ही चर्चा फारच प्राथमिक पातळीची, पण मला चांगलं वाटलं की या निमित्ताने अनेक मुद्द्यांना स्पर्श करता आला. आज दिवसभर आम्ही या विषयावरती चर्चा करतो आहोत आणि मला पूर्ण खात्री आहे की इतकी खोलवरची चर्चा तुम्हाला पहिल्यांदा बघायला मिळाली असेल. तरीही तुमच्या मनात अनेक मुद्दे असू शकतात, या व्हिडिओच्या कमेंट बॉक्समध्ये टाका. ही जी आमची परिषद आहे ती महत्त्वाची यासाठी आहे की शेवटी मंथन व्हायला हवं अनेक गोष्टीवरती. भारतीय जनता पार्टीचा याच्यामागे राजकीय भाव नाही असं मानायचं काही कारण नाही आहे. प्रत्येक निर्णय हे राजकीय दृष्टिकोनातूनच घेतले जातात, पक्ष कोणताही असो. कॅमेरामन निकेतन मानेसह मी राहुल कुलकर्णी, NDTV मराठी. आपल्या ह्या मशिदीचं नाव आहे कौसरबाग. कौसरबाग जी पुण्यातली सगळ्यात मोठी कोंडव्यातली मशीद आहे. थांबे.